अनाथ बहनों का जादुई सोने का लहंगा। दीदी दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। दीदी कुछ खाने को दे दो दीदी। अरे काजल, खाने के लिए क्या दूं? राशन खत्म हो चुका है। घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। चिंता मत कर, कल मेरी सिलाई के पैसे आएंगे तो मैं उन पैसों से राशन डलवा दूंगी और उसके बाद कल तुझे खाना जरूर खिलाऊंगी। माँ जब से गई हैं तब से हमारी कोई भी देख रेख नहीं करता है। यहाँ तक कि कोई भी रिश्तेदार हमारे घर पर नहीं आते हैं और ना ही हमें देखते हैं। माँ थी तो पड़ोस की काकी और दूर के मामा मुबोली बुआ भी हमें देखने आया करती थी। अरे मेरी छोटी बहन, तू तो जानती ही है ये दुनिया सिर्फ मतलब की है। जैसे ही इस दुनिया का मतलब पूरा हो जाता है ये दुनिया हर किसी को छोड़ देती है। अब हमारे साथ तुम्हारी माँ नहीं है और पिताजी तो हमारे पैदा होते ही भगवान को प्यारे हो चुके थे। इसी वजह से कोई मदद करने के लिए नहीं आता। हम दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं। निधि ऐसा कहने के बाद मटके में से 2 ग्लास पानी लेकर आती है और अपनी बहन को दे देती है, जिसके बाद दोनों बहन पानी पीकर आराम से सो जाती हैं। रात को गांव के सभी लोग सो चुके थे और दोनों बहनें गहरी नींद में होती हैं। तभी निधि को एक सपना आता है। मेरी प्यारी बेटी कितनी मेहनती है। अपनी छोटी बहन का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी उसे परेशान मत होने देना। उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है और मैं जानती हूँ तुम अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाओगी। माँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, लेकिन आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? आपके बिना ये दुनिया अधूरी सी लगती है माँ। वापस लौट आओ माँ। नहीं बेटी, अब मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। अब मैं लौट कर नहीं आ सकती। अब तुम दोनों को एक दूसरे का साथ ही बनकर जीना होगा और हमेशा एक साथ रहना। मैं चलती हूँ बेटी, अपना ख्याल रखना। एक समय आने पर तुम्हें कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिसके चलते तुम्हारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। उस वक्त का इंतजार करना बेटी। तभी उर्मिला गायब हो जाती है और अचानक से निधि चिल्लाते हुए नींद से जाग जाती है। माँ! उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही काजल नींद से जाग जाती है और अपनी बड़ी बहन से पूछती है, क्या हुआ दीदी? आपके चेहरे पर ये पसीने कैसे? आप बहुत परेशान लग रही हो। मुझे बताओ दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। चलो सो जाते हैं। पूरी रात दोनों बहनों को भूख की वजह से नींद नहीं आती। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है काजल घर के कामों में लग जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ निधि छोटी सी उम्र से ही सिलाई करना शुरू कर देती है। वह अपनी बहन के लिए सिलाई करती है। तभी गाँव की एक सरिता नाम की औरत उसके पास आती है और कहती है, तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो। जो मैंने तुम्हें सूट दिया था, क्या तुमने वो सिल दिया है? हाँ, मैंने आपका सूट पहले ही सिल के रख दिया था। ये लीजिए आपका सूट। सरिता उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद निधि सबसे पहले राशन का सामान लेकर आती है और अपनी बहन को देते हुए कहती है, मेरी प्यारी बहन, ये लो, मैं राशन लेकर आ गई हूँ। चलो तुम खाने के लिए कुछ बना लो, बहुत जोरों से भूख लगी है। एक तरफ निधि सिलाई की मशीन पर बैठ जाती है तो दूसरी तरफ काजल खाने के लिए बनाने लगती है। तभी कुछ ही देर में एक बहुत ही काली और बदसूरत लड़की रोते हुए निधि के पास आती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुम हर एक कपड़े को बहुत अच्छे से सिलती हो और ऐसी सिलाई करती हो कि किसी को कुछ पता भी ना चले। देखो, ये मेरी शादी का जोड़ा है। ये अचानक से फट गया और ये शादी का लहंगा है, मुझे आज ही पहनना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे अच्छे से सिल दो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी का जोड़ा मैं बिल्कुल सही सलामत कर दूंगी और देखना, आज तुम इसे जरूर पहनोगी। निधि उस शादी के जोड़े को सिल ही रही होती है कि तभी वहां पर विनीता की माँ आ जाती है और रोते हुए अपनी बेटी से कहती है, जाने दे बेटी, छोड़ इस लहंगे को। सिलवाने का कोई फायदा नहीं। तेरे ससुराल वालों ने ये रिश्ता तोड़ दिया है क्योंकि तू बहुत ज्यादा काली है और वो तुझे पसंद नहीं करते। ये सुनते ही विनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद वह अपनी माँ के साथ लहंगा भी छोड़कर अपने घर चली जाती है। अरे ये क्या, ये लड़की तो चली गई, लेकिन इस लहंगे को यहीं छोड़कर चली गई। बेचारी, लहंगा ऊपर से शादी भी टूट गई। निधि उस लड़की को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी काजल उसका खाना परोस देती है। दोनों बहनें मिलकर खाना खाती हैं, जिसके बाद निधि पूरा दिन कपड़े सिलने में ही गुजार देती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात को खाना खाने के बाद दोनों बहनें सोने चली जाती हैं। तभी आधी रात के समय निधि को फिर से एक सपना आता है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटी, जो लहंगा आज तुम्हें मिला है वो कोई मामूली लहंगा नहीं, बल्कि जादुई लहंगा है। उसका इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के रूप में ही करना। इतना कहकर उर्मिला गायब हो जाती है। तभी निधि नींद से जाती है और उस लहंगे के पास आती है, जिसके बाद वह उस लहंगे को पहन कर देखती है।
माँ बता रही थी कि ये लहंगा कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। अगर वाकई में ये लहंगा कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई लहंगा है तो अभी के अभी मेरे सामने ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट हो जाएं। निधि के ऐसा कहते ही उस जादुई लहंगे के अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलकर प्रकट होते हैं। ये देखकर निधि अचंभित रह जाती है। अरे वाह, ये कोई चमत्कार तो नहीं बल्कि ये तो हकीकत है। इसका मतलब ये लहंगा कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। हे भगवान, अच्छा हुआ हमें ये लहंगा मिल गया। अब हमारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसे बहुत खुशी होती है। सबसे पहले वो उन सभी सोने के सिक्कों को अलमारी में रख देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, काजल घर के काम कर रही होती है, तभी उसके पुराने कपड़े अचानक से फट जाते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे कपड़े तो फट गए हैं, रुको मैं कुछ करती हूँ। निधि ऐसा कहने के बाद जादुई लहंगा पहनकर आती है और उसे पहनकर कहती है, मेरे जादुई लहंगे, मुझे मेरी बहन के लिए बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस चाहिए। निधि के इतना कहते ही जादुई लहंगे के अंदर से बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस निकलने लगती हैं, जिसे देखकर काजल अचंभित रह जाती है और वो अपनी बहन से पूछती है, दीदी जादुई लहंगा कहाँ से आया? आखिर जादुई लहंगे का क्या राज है? निधि काजल को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताती है। माँ ने मुझे सपने में बताया था कि हमें एक ऐसी वस्तु मिलेगी जिसके चलते हमारी बुरी किस्मत बदल जाएगी। कहीं ये वही जादुई लहंगा तो नहीं जिससे हमारी किस्मत बदलने वाली है? तभी वहां पर निधि की स्वर्गीय माँ सफेद साड़ी में प्रकट होती हैं। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही समझा। ये कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। इससे तुम अपनी जरूरत की सभी चीजें मांग सकती हो और उससे पहले तुम्हें अब उस लड़की की मदद करनी होगी जिस लड़की की वजह से तुम्हें ये जादुई लहंगा मिला है। इतना कहते ही उर्मिला वहां से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद निधि पूरे गांव में उस लड़की को ढूंढती है। तब जाकर उसे एक मामूली सी झोपड़ी में वो लड़की मिलती है। मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत छोटी हूँ और पता नहीं आपको मेरी बात का विश्वास होगा या नहीं, लेकिन अपनी किस्मत को पलटने के लिए आपको मेरे पर भरोसा करना ही होगा। निधि उस लड़की को अपने साथ अपनी झोपड़ी में लेकर आती है, जिसके बाद वो लहंगा पहनकर कहती है, ऐ मेरे जादुई लहंगे, दिखा दे अपना कमाल और सामने खड़ी लड़की को बना दे बहुत खूबसूरत। निधि के ऐसा कहते ही लहंगे के अंदर से अलग अलग प्रकार की रोशनी निकलती है जिससे विनीता घिर जाती है। देखते ही देखते उन रोशनियों के चलते विनीता का कालापन अचानक से गायब हो जाता है और विनीता बहुत खूबसूरत लगने लगती है। अब तुमसे कोई भी शादी कर लेगा। ये जो लहंगा तुमने मुझे दिया था ये जादुई लहंगा है। हाँ, तुमने सही कहा, ये जादुई लहंगा था और इसकी मदद से मैं सुंदर होना चाहती थी, लेकिन इसके फटने की वजह से मुझे लगा कि इसका जादू खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर अब इसका तुम इस्तेमाल करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। ऐसा कहकर विनीता वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों अनाथ बहनें जादुई लहंगे का इस्तेमाल करती हैं और जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो उस जादुई लहंगे से मांग लेती। इसी प्रकार वह अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगी। रेशमा और वीरेंद्र अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं। अजी, मैं तो बिल्कुल सही कहती हूँ। अभी माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसी के चलते हम घर के बंटवारे का कुछ करवा लेते हैं। तभी वहाँ विनीता आ जाती है। अरे दीदी, मेरे बिना ही घर के बंटवारे की बात शुरू कर दी आपने। तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे हम। चलो, तुम आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अरे आना तो था ही, आखिर घर के बंटवारे की जो बात है। ऊपर से हम दोनों भाई काम करते हैं और हमारा छोटा भाई निकम्मा निकट्ठू कोई काम नहीं करता। ऊपर से बीवी के साथ 2 बच्चे भी हैं। मेरे हिसाब से तो इस घर की प्रॉपर्टी का हिस्सा और बंटवारे में जमीन जायदाद का हिस्सा हम दोनों भाई को ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों बड़े हैं। वो तो है ही, ऊपर से अभी माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा ना हो कि घर के बंटवारे से पहले ही वो भगवान को प्यारी हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। पहले हम माँ जी से घर का बंटवारा करवा लेंगे। दोनों अपने पतियों को बंटवारे के लिए पूरी तरह भड़का चुकी थी, जिसके चलते अब ये दोनों अपने पतियों के साथ मिलकर बेचारी केसरी के पास जाती है, जो पहले से ही बीमारी के चलते बिस्तर में पड़ी थी। अरे तुम चारों यहाँ, जब तुम चारों यहाँ हो तो नंदिनी और शिबू कहाँ है? अरे आपको तो पता है ना माँ, शिम्बू को तो बस अपने दोस्तों से बातें करने से फुर्सत ही नहीं है, और नंदिनी भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ वहाँ कहीं तो होगी ही। दरअसल माँ, हम यहाँ आपसे जरूरी बात करने आए हैं। हाँ हाँ बोलो, क्या जरूरी बात करने आए हो? रेशमा और विनीता अपने बातों के तीर छोड़ना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में वो बंटवारे के चलते अपनी सास को पूरी तरह भड़का देती है। तुमने बिल्कुल सही कहा बहू। शिबू, तुम दोनों भाइयों से छोटा है, कोई काम भी नहीं करता,
और अनपढ़ भी है, उसे बंटवारे के चलते कम मिलना चाहिए। ये सुनते ही वो चारों बहुत खुश होते हैं कि तभी कैलाश प्रॉपर्टी के पेपर लेकर केसरी को देता है। प्रॉपर्टी के पेपर की जानकारी के बिना ही केसरी उन पर अपने सिग्नेचर कर देती है, जिसके चलते उसकी सारी प्रॉपर्टी तो उसके दोनों बेटों के नाम हो जाती है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा खेत का उसके छोटे बेटे शिबू के नाम होता है। वहीं दूसरी तरफ अपना मतलब निकलते ही रेशमा और विनीता घर का बंटवारा कर देती है, जिसके चलते वो नंदनी और शिबू को घर से बाहर निकाल देती है। तुम्हारा अब इस घर के ऊपर कोई हक नहीं है। बंटवारे के हिस्से में तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जहाँ तुम्हारा हिस्सा है वहाँ जाओ। ये लो तुम्हारा सामान। अपने बच्चों के साथ तुम इस घर से जा सकते हो। विनीता और रेशमा नंदनी और शिबू को उनका सामान दे देते हैं। दोनों इतने सीधे थे कि उनसे कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप अपना सामान उठाकर अपने बच्चों के साथ खेत के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो एक झोपड़ी बनाते हैं और उसके अंदर रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ केसरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके चलते रेशमा और विनीता उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देते। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे अच्छा तो मैं अपने छोटे बेटे के नाम अपना घर कर देती। कम से कम मेरी छोटी बहू मेरा ख्याल तो रखती। केसरी ऐसा सोचकर परेशान हो रही होती है कि तभी वहां नंदनी उसकी देखरेख के लिए आ जाती है, जिसे देखकर विनीता कहती है, ओहो देखो तो सही, महारानी यहाँ पर आई है। मैं सब जानती हूँ तू यहाँ क्यों आई है। बंटवारे के हिस्से में इसे कुछ नहीं मिला और अब ये सोच रही है कि माँ जी को फंसा कर ये हमसे हमारा हिस्सा छीन लेगी। दीदी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? भला मैं आपका हिस्सा क्यों छीनूंगी? मुझे जो मिला है मैं उतने में खुश हूँ। मैं तो बस माँ जी को देखने आई थी। लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं इन्हें यहाँ से लेकर जा सकती हूँ? हाँ हाँ जा, ले जा इसे। इस बुढ़िया ने भी हमारा जीना हराम कर रखा है। जब देखो खाट में पड़ी रहती है और कुछ तो आता नहीं है इसे। कम से कम इस घर का बोझ तो कम होगा। ये सुनते ही केसरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगती है। नंदनी केसरी को संभालती है और अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले जाती है। मेरी चालाक बहू ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे भी कुछ नाम नहीं कर पाई। मुझे माफ कर देना बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए। जो होगा अच्छा ही होगा। तभी अचानक से बहुत जोरों से बरसात शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से झोपड़ी के अंदर पानी टपकने लगता है। हे भगवान, पहले ही मुसीबतें कम थी, जो अब तूने बरसात भी शुरू कर दी। शिबू तुरंत घर के बर्तन उठाकर टपकती हुई जगह पर लगा देता है, जिससे घर गीला होने से बचता है। ऐसे ही अगले दिन भी बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसके चलते वो खेती भी नहीं कर पाते। अजी ऐसे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपने दोनों बच्चे का पेट भी पालना है। तुम चिंता मत करो, भैया के पास ट्रैक्टर है, मैं उनसे ट्रैक्टर मांग कर ले आता हूँ। शिबू अपने भाइयों के पास जाता है और उनसे ट्रैक्टर मांगता है, लेकिन उसके भाई उसे दुत्कार कर भगा देते हैं, जिसके चलते शिबू उदास मन से वापस घर आ जाता है। उसकी शक्ल देखते ही नंदनी सब समझ जाती है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। हम इतने परेशान हैं और हमारे जेठ जेठानी ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन समय बदलते हुए देरी नहीं लगती और अपना समय मैं जरूर बदलूंगी। नंदनी ऐसा कहने के बाद खेतों में जाती है और बारिश में ही हल को अपने कंधे पर उठाकर खेत जोतने लगती है। लेकिन उस बेचारी से अकेले इतनी मेहनत हो ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती है। तभी वहाँ शिबू हल की दूसरी तरफ आकर अपना कंधा लगाता है और दोनों मियाँ बीवी अपनी मेहनत से खेत जोतते हैं। ऐसे ही चाहे धूप की कड़ी किरणें उनके ऊपर पड़े या तेज बारिश की बूंदें उन्हें नम करे, वो दोनों अपनी पूरी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, जिसके चलते कुछ ही दिनों में उनके खेत में अच्छी खासी फसल उगती है। हमारी मेहनत रंग लाई, देखो जरा कितना हरा भरा खेत है हमारा। मेहनत हमेशा रंग लाती है। तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अगर तुम साथ ना देती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। शिबू और नंदनी दोनों मेहनत करके एक के बाद एक खेत खरीदते हैं और बहुत जल्दी अपनी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनके जेठ और जेठानी अपनी बदकिस्मती से सब कुछ गंवा बैठते हैं और मदद के लिए नंदनी और शिबू के पास आते हैं। हम बर्बाद हो गए हैं, हमारी मदद करो। हमें अपनी गलती का पछतावा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिबू, तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारी जरूरत है। भले ही ये दोनों तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम चारों को माफ नहीं करूंगी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हम तो आपकी ही औलाद है ना। माँ, आपको अपनी औलाद पर तरस नहीं आती? अरे ये वही औलाद है
जिसने मुझे बीमारी में मरने के लिए छोड़ दिया और अपने छोटे भाई को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, और आज वो अपनी मेहनत से जब ऊंचाइयों पर पहुंच गया है तो फिर से उसको दीमक की तरह खाने के लिए तुम आ गए। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह नहीं यहाँ। केसरी की जली कटी बातें सुनते ही विनीता, रेशमा, कैलाश और वीरेंद्र वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी नंदिनी उन्हें रोक लेती है। कोई नहीं माँ जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। अगर शाम का भूला सुबह घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब हम सब एक साथ मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम सब एक ही परिवार हैं। नंदिनी के कहने पर सब उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो तीनों भाई और केसरी की तीनों बहू एक साथ खुशी खुशी परिवार की तरह रहने लगती हैं।